आज आपसे फिर एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। आज आपको बताएंगे उपभोग फलन। सबसे पहले है उपभोग क्या होता है। साधारण भाषा में उपभोग का मतलब होता है कि जिन वस्तुओं को हम खाते पीते वही उपभोग होता है, लेकिन अर्थशास्त्र की भाषा में उपभोग का अर्थ होता है कि किसी भी आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि हम उपभोग कहते हैं। यदि हमको प्यास लगी, हमने पानी पिया तो तुरंत हमारी आवश्यकता की संतुष्टि हो गई, वो उपभोग कहलाता है। भूख लगी, हमने भोजन कर लिया, तुरंत संतुष्ट हो गई आवश्यकता, तो ये उपभोग कहलाता है। तो इस तरह से अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपभोग में आवश्यकता की प्रत्यक्ष संतुष्टि, तुरंत संतुष्टि को हम उपभोग के नाम से जानते हैं। और अर्थशास्त्र में उपभोग बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो सभी आर्थिक क्रियाओं का आदि भी है और अंत भी है। यानी यहीं से अर्थव्यवस्था का उदय भी होता है और यहीं से अंत होता है। जब उपभोग के लिए हम वस्तुएं मांगते हैं तभी उत्पादन होता है, और यदि हम उपभोग के लिए वस्तुएं मांगना बंद कर दें तो अर्थव्यवस्था का अंत भी यहीं से हो जाता है। मेयर्स ने परिभाषा दी है कि स्वतंत्र व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वस्तुओं अथवा सेवाओं के प्रत्यक्ष और अंतिम उपयोग को उपभोग कहते हैं। एली ने विस्तृत रूप में कहा कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग ही उपभोग कहलाता है। मार्शल कहते हैं कि उपभोग को ऋणात्मक उत्पादन कह सकते हैं। इस आधार पर उपभोग की कई विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता यानी उपभोग हम किसको मान सकते हैं कि जब उसमें इतनी सारी चीज़ें शामिल हो तब उसको उपभोग कहते हैं। कि वस्तु की उपयोगिता का नष्ट करना, यानी किसी भी वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करने की ताकत हो। जैसे मुझे प्यास लगी है और मैंने पानी का गिलास लिया, पानी पी लिया, तो पानी के अंदर जो उपयोगिता का गुण था वो नष्ट हो गया, अब खाली गिलास हो गया, तो उसकी उपयोगिता को नष्ट करना। मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। उपभोग में वस्तु की उपयोगिता नष्ट करने के साथ साथ मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि। अगर मुझे प्यास लगी है और तो मुझे भोजन दे दिया जाए तो मेरी आवश्यकता संतुष्ट नहीं होगी, उस समय मुझे पानी ही चाहिए है। तो इसलिए जब पानी पी लेते हैं तो उपयोगिता नष्ट हो जाती है पानी के बाद, और आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है। आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संतुष्टि यानी उपभोग में इसका अंतिम प्रयोग होना आवश्यक है, जिससे कि प्रत्यक्ष संतुष्टि हो जाए। यानी कि प्यास लगी तो पानी का गिलास रखा है तो उसको पूरा हम पी लेते हैं तो मेरी उससे सीधी संतुष्टि हो गई। यदि हमको कोल्ड ड्रिंक दी जाती, उसके बदले कुछ और दिया जाता, तो मेरी जो प्यास थी उसकी प्रत्यक्ष संतुष्टि नहीं होती। पानी पी लेते हैं, तुरंत प्रत्यक्ष संतुष्ट हो जाती है। पदार्थ का नष्ट न होना। उपभोग में वस्तु की उपयोगिता नष्ट होती है, वस्तु नष्ट नहीं होती है। यानी जैसे पानी पी लिया तो उसके अंदर की उपयोगिता नष्ट हुई, लेकिन पानी तो और है, तो पूरी वस्तु समाप्त नहीं हुई है, लेकिन हमारी जो उपयोगिता थी वो उससे संतुष्ट हो गई है। जैसे कि व्यक्ति जब रोटी खाता है तो रोटी का पदार्थ नष्ट नहीं होता है, लेकिन वो पेट में पहुंच के और दूसरी चीज़ों में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि उससे वस्तु नष्ट नहीं होती, उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। उपयोगिता का शीघ्र अथवा मंद विनाश। उपयोगिता का विनाश जो है या धीरे धीरे होना चाहिए या तेजी से हो, दोनों में तरीकों में उपयोगिता नष्ट होती है। टिकाऊ वस्तुओं में उपयोगिता का विनाश धीरे धीरे होता है। जब हम पंखा लगाते हैं, स्कूटर है, बाइक खरीदते हैं, तो इनमें उपयोगिता धीरे धीरे कई साल के बाद इनकी उपयोगिता नष्ट होती है। जबकि खाने पीने की चीज़ें हैं जो गैर टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, नॉन स्टेबल हैं, वो तुरंत आप उनका उपभोग करते हैं, उनकी उपयोगिता का विनाश तुरंत हो जाता है। उपभोग या विनाश में अंतर क्या होता है? दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है कि जब हम किसी भी वस्तु का प्रयोग करके अपनी आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं तब तो वो उपभोग कहलाता है, क्योंकि उसने हमारी आवश्यकता को पूरा किया है। लेकिन क्षय या विनाश में उसका उपयोग हुआ पर वो उपयोग बेकार गया, मतलब वस्तु का कोई हमारे लिए उसकी उपयोगिता नहीं रही, तो वो वस्तु बेकार चली जाती है, उसने किसी भी आवश्यकता को पूरा नहीं किया होता है। जबकि उपभोग में आवश्यकता को वो पूरा करता है और उस आवश्यकता को पूरा होने के बाद हमको संतुष्टि मिलती है। जैसे लकड़ी का कोयला, उससे जब हम भोजन बनाते हैं तो भोजन हमारे लिए उपयोगी है और उस भोजन से हम अपनी भूख की आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं। लेकिन यदि उसी लकड़ी के स्टोव में जब आग लग जाती है तो बिना किसी उपयोगिता को, बिना किसी आवश्यकता को पूरा किए वो पूरा बेकार हो जाता है, तो वो क्षय या विनाश कहलाता है। सीधा सा अर्थ है
कि जब किसी वस्तु का प्रयोग मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि के लिए नहीं होता है तो वह विनाश है, और मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता है तो वो उपभोग कहलाता है। उपभोग के प्रकार क्या होते हैं? उत्पादक उपभोग, अंतिम उपभोग। उत्पादक उपभोग होता है जब किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के उत्पादन में उसका जब प्रयोग करते हैं तो वो उत्पादक उपभोग है। और अंतिम उपभोग क्या होता है कि जब किसी वस्तु का प्रयोग हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए करते हैं तो वो अंतिम उपभोग कहलाता है। जैसे हम कारखाना चलाने के लिए जब कोयले को शक्ति के रूप में प्रयोग करते हैं तो वो उत्पादक उपभोग है, और जब कारखाने से बन के कपड़ा आता है तो उसका प्रयोग उपभोक्ता के द्वारा अंतिम उपभोग के लिए किया जाता है। तो ये बेसिक अंतर होता है दोनों में, इसको हम उत्पादक और अंतिम उपभोग कहते हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष उपभोग, जब किसी भी वस्तु का रूप न बदले और उसका उपभोग किया जाए तो वो प्रत्यक्ष उपभोग कहलाता है, और जब किसी भी वस्तु का रूप बदल के उसका उपभोग किया जाता है तो वो परोक्ष उपभोग कहलाता है। जैसे पानी, फल, दूध, यानी जैसा प्रकृति की तरफ से मिला है वैसा ही जब हम उपभोग कर लेते हैं वो प्रत्यक्ष उपभोग है, और जब हम प्रकृति के द्वारा जिस रूप में दिया गया है उस रूप में न खाके उसका रूप परिवर्तन कर लेते, आकार प्रकार बदल लेते हैं तो वो परोक्ष उपभोग की श्रेणी में आ जाता है। जैसे गेहूं है, कपास है, भाई कपास हम सीधी थोड़ी लपेट लेते, उसका कपड़ा बुनते, कपड़ा पहनते हैं। गेहूं है, गेहूं को पिसवाते, आटा बनता है, तब रोटी से भूख को शांत करते हैं, तो ये परोक्ष उपभोग है। वर्तमान और भावी उपयोग, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाने वाला जो धन का उपभोग है वो वर्तमान उपभोग है, और वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति न करके धन को भविष्य के लिए बचा के रख लें तो वो कैसा? भावी उपभोग कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि जब हमको आय मिलती है या कोई भी व्यक्ति आय कमाता है तो एक तो वो तुरंत अपने खर्चों पर खर्च कर देता है, जो उसके दिन प्रतिदिन की आवश्यकता उन पर खर्च करता है, वो तो वर्तमान उपभोग है। लेकिन कुछ वो अपने भविष्य के लिए बचा के रखता है, सोचता है जब बच्चे की शादी के काम आएगा, मकान बनवाएंगे तब काम आएगा, बच्चों की शिक्षा के काम आएगा, तो वो कैसा कहलाता है? भावी उपभोग या स्थगित उपभोग कहलाता है। तो इन दोनों के बीच में अंतर होता है, जिसका तुरंत उपभोग कर लिया जाए जिस आय से वस्तुओं के ऊपर वो वर्तमान उपभोग है, और जिसको बचा करके भविष्य में जिसका प्रयोग किया जाए वो भावी उपभोग है। शीघ्र तथा मंद उपभोग, जब किसी भी वस्तु का उपभोग करने पर उसकी उपयोगिता नष्ट तुरंत हो जाती है तो उसको शीघ्र उपभोग कहते हैं, और जब धीरे धीरे नष्ट होती है तो उसको हम मंद उपभोग करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण दिया, भूख लगने पर खाना खा लिया, तुरंत उसकी उपयोगिता नष्ट हो गई, ये शीघ्र उपभोग है, मतलब तुरंत हमारी भूख शांत हो गई। अब ये तो है परमानेंट तो शांत नहीं है, शाम को मुझे फिर भूख लगेगी तब फिर भोजन चाहिए, तो ये शीघ्र उपभोग है। लेकिन जिसको एक बार कर लें और लंबे समय तक जिसकी आवश्यकता या जिसकी उपयोगिता, जिसके अंदर उपयोगिता का गुण बना रहे और धीरे धीरे उस उपयोगिता का विनाश हो तो वो मंद उपभोग कहलाता है, जिसमें हमारी सारी विलासता की वस्तुएं आती हैं जो लंबे समय तक चलती हैं और धीरे धीरे उनमें उपयोगिता का गुण नष्ट होता है। उपभोग का महत्व क्या है? श्रीमती जॉन रॉबिन्सन, प्रोफेसर रॉबिन्स या हिक्स ने उपभोग को अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना। उपभोग के महत्व को दो भागों में बांटा, एक सैद्धांतिक महत्व, दूसरा व्यावहारिक महत्व। सैद्धांतिक महत्व है कि उपभोग मानव को कार्य करने की प्रेरणा देता है, यानी कि अगर उपभोग नहीं होगा तो मांग नहीं होगी, और मांग नहीं होगी तो व्यक्ति क्यों काम करेगा। यानी कहते हैं ना कि एक पेट इंसान से सब कुछ करवा लेता है। तो भूख में जब आप भूख लगती है तो आप तुरंत दौड़ते हैं, खाना बनाते हैं और फिर खाते हैं, तो कार्य करते हैं कि नहीं करते। तो यदि आपको भूख लगे ना तो आप आराम से बेड पे पड़े पूरा दिन काट सकते हैं। तो उपभोग जो है ये मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा देता। पूरा संसार इसी उपभोग वाली क्रिया को मान करके ही क्रियाशील है, और यही उपभोग की जो इच्छा है यही उत्पादन को जन्म देती है। यदि आप इच्छा नहीं करेंगे तो उत्पादन फिर किसके लिए किया जाएगा। दूसरा, उपभोग आर्थिक क्रियाओं का आदि है और अंत है। यानी आप एक साइकिल से देख सकते हैं, दिख रहा है, सर्किल दिख रहा है कि सबसे पहले आप आवश्यकता यानी उपभोग की आवश्यकता, इच्छा उत्पन्न करते हैं, फिर आप आर्थिक प्रश्न करते हैं, नियत कार्य करते हैं, फिर उत्पादन होता है और तत्पश्चात आप उसका उपभोग करते हैं। तो उपभोग से ही सब कुछ जन्म हो रहा है, यानी क्रियाएं इसी से उत्पन्न भी हो रही हैं और इसी से समाप्त। यदि उपभोग ना हो तो आपकी आवश्यकता समाप्त तो आपके प्रयत्न समाप्त, आपके प्रयत्न समाप्त तो उत्पादन समाप्त, उत्पादन समाप्त तो उपभोग स्वतः समाप्त। तो यही आदि है और यही अंत है।
उपभोग आर्थिक कल्याण और देश के आर्थिक विकास का सूचक है। किसी भी देश के अंतर्गत आर्थिक उन्नति और उसका आर्थिक विकास दोनों उपभोग की मात्रा पर निर्भर करते हैं, क्योंकि जितना उपभोग का स्तर ऊंचा होगा उतना ही विकास के कार्य तेज होंगे और आर्थिक कल्याण का भी स्तर ऊंचा होगा और जनता को भी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। क्योंकि जितने भी नए उद्योग स्थापित किए जाते हैं या जितना भी निर्माण कार्य किया जाता है, उत्पादन प्रक्रिया होती है, वो सब उपभोग के ही कारण होती है। तो पूरा का पूरा विकास जो उत्पादन के अंतर्गत शामिल है वो उपभोग के ही कारण होता है। उपभोग पर समाज का कल्याण निर्भर करता है। उपभोग और सामाजिक कल्याण सीधे जुड़े हुए हैं। आपको भूख लगी और आपको भोजन नहीं मिलता है तो आप थोड़ी देर में बेहोश हो सकते हैं और लंबे समय तक तो आप मृत्यु भी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको भूख लगने पर अगर तुरंत भोजन मिलता है तो आपको असीम आनंद और पूर्ण तृप्ति का एहसास होता है। तो उपभोग और सामाजिक कल्याण का सीधा संबंध होता है। किसी भी देश के निवासियों का अधिकतम कल्याण उस देश के नागरिकों के अधिकतम उपभोग पर निर्भर करता है। जितना अधिक उपभोग होगा उतना अधिक समाज में सामाजिक कल्याण बढ़ेगा। आय और रोजगार की वृद्धि उपभोग की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि उपभोग होगा तो लोग मांग करेंगे तो उत्पादन होगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो लोगों की आय बढ़ेगी तो फिर उपभोग बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के संपूर्ण समाज जो है उसका जो निर्माण कार्य है, उसका जो विकास की प्रक्रिया है, वो उपभोग की मात्रा पर निर्भर करती है। जितनी उपभोग प्रवृत्ति अधिक होगी उतनी वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और उतना ही रोजगार बढ़ेगा। उत्पादन के स्वभाव व मात्रा को निर्धारित करना, उत्पादन कितनी मात्रा में होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, क्या आकार प्रकार, क्या रूप रंग, कितनी इकाइयाँ उत्पादित हों, ये सब उपभोग पर होता है। यदि समाज में विद्यार्थी अधिक हैं तो कॉपी और पेन का उत्पादन ज़्यादा होगा। यदि विद्यार्थी नहीं है, शिक्षित जनसंख्या है, तो इनके उत्पादन का फिर कोई उपयोग नहीं रह जाता है। तो इनकी मात्रा आकार प्रकार सब उपभोग से निर्धारित होता है। अब आता है व्यवहारिक महत्व। व्यवहारिक महत्व है जो कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका अनुभव करता है। गृह स्वामी और उपभोक्ताओं के लिए महत्व। व्यक्ति के पास जो आय जो है वो सीमित है और आवश्यकताएं अनंत है, तो सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि करना चाहता है। इसके लिए हम देखते हैं कि कई नियम बनाए गए, जैसे उपयोगिता ह्रास नियम है, सम सीमांत उपयोगिता नियम है, प्रतिस्थापन का नियम है, पारिवारिक बजट है, कि कैसे वो अपनी सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। ये आपको उपभोग से ही प्राप्त होता है। समाज सुधारक के लिए महत्व। समाज में कौन सी आदतें बुरी हैं, कौन सी आदतें अच्छी हैं, प्रचलित बुराइयां क्या हैं, इनको कैसे दूर किया जाए, इन सब पर भी विचार उपभोग प्रवृत्तियों के आधार पर ही किया जाता है। हम जानते हैं हानिकारक वस्तुएं जैसे नशीले पदार्थ हैं, शराब है, गांजा है, अफीम है, इनका उपभोग कम करने के लिए समाज सुधारक जो है व्यक्तियों को प्रेरित करते रहते हैं। तो ये उपभोग प्रवृत्तियों से ही हमको पता चलता है। उत्पादक तथा व्यापारी वर्ग के लिए महत्व। व्यापारी वर्ग जो है वो माल का ऑर्डर करता है। किसको करता है? उत्पादक को करता है। उत्पादक उत्पादन करता है, लेकिन उत्पादन किसके आधार पर करता है? उपभोग के आधार पर करता है। उत्पादक देखता है कि कितनी इकाइयां हमें उत्पादित करनी चाहिए, इसके पहले वो उपभोग देखता है कि कितनी इकाइयों के उपभोग या कितनी आवश्यकता है, उसके आधार पर वो उत्पादन करता है। और उत्पादन का आकार और किस्म कैसी होनी चाहिए। यदि व्यक्ति अच्छा पे कर पाएगा तो अच्छी किस्म का उत्पादन करेगा, कम पे कर पाएगा तो घटिया किस्म का उत्पादन करेगा। तो उत्पादन की मात्रा कैसी हो, कैसी किस्म होनी चाहिए, इन सब को सोच करके उत्पादक अपने उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करता है। व्यापारी वर्ग उत्पादक से माल खरीदता है, जिससे और वो व्यापारी वर्ग जो है वो उत्पादक वर्ग को भावी मांग का भी अनुमान बताता है। और भावी मांग किस पर निर्भर करती है? उपभोग पर निर्भर करती है। तो इन सब के लिए उपभोग का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। एकाधिकारी के लिए भी महत्वपूर्ण है। एकाधिकारी क्या करता है कि वस्तु की पूर्ति पर अंकुश रखता है। क्योंकि वो मूल्य बढ़ा करके लाभ कमाता है। वस्तु के मूल्य वो स्वयं ही निर्धारित करता है, क्योंकि एक इकलौता विक्रेता होता है या इकलौता उत्पादन करता होता है। तो मूल्य निश्चित करते समय वो ग्राहकों की उपभोग संबंधी आदतों पर विशेष ध्यान देता है कि ऐसी वस्तुओं के मूल्य वो ऊंचे कर लेता है जिससे उपभोक्ता को अधिक बचत प्राप्त होती है। वो जानता है कि इस वस्तु का मूल्य बढ़ाएंगे
तो उपभोक्ता कुछ कहेगा नहीं और हमें भी लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो ये उपभोग से ही वो देखता है। सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। विलासिता की जो वस्तुएं हैं उनके उपभोग को हतोत्साहित करके और आवश्यक वस्तुओं के उपभोग को प्रोत्साहित करके सरकार उपभोग के बीच की असमानताओं को कम करती है। विलासिता की वस्तुओं की कीमतें बढ़ाती है, जिससे विलासिता की वस्तुएं कम कम उपभोग की जाए और आवश्यक वस्तुएं, चूँकि आम आदमी अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी आवश्यक वस्तुओं का उपभोग सभी करते हैं। तो इसलिए प्रयास रहता है कि उपभोग के अध्ययन के आधार पर उपभोग की असमानताओं को कम किया जाए। अर्थशास्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। जन कल्याण की योजनाएं कैसे बनाई जाए, उपभोग के आधार पर ही बनाई जाती हैं। इसके साथ साथ पारिवारिक बजटों का अध्ययन करके रहन सहन के स्तर में कैसे सुधार किया जाए, इसमें सुधार के सुझाव उपभोग की जानकारी से ही मिलते हैं। आर्थिक नीतियों के निर्माण में उपभोग का महत्व है। अब प्रश्न आता है, क्या उपभोग और उत्पादन में कोई संबंध है? दोनों आपस में संबंधित हैं। उपभोग उत्पादन पर निर्भर करता है। बिना उत्पादन के उपभोग नहीं होता। आप खूब इच्छा करें, लेकिन जब तक उत्पादन नहीं होगा तब तक आप उपभोग नहीं कर पाएंगे। आप पेन की डिमांड करते हैं, लेकिन अगर पेन का उत्पादन न हो तो आपको पेन नहीं मिल पाएगा। उत्पादन उपभोग की प्रकृति को निर्धारित करता है कि उत्पादन जो है विलासिता की वस्तुएं हैं तो धनाढ्य व्यक्तियों के लिए कर रहा, अगर आरामदायक है, अनिवार्य वस्तुएं बना रहा है तो गरीबों के लिए बना रहा है। तो उपभोग की प्रकृति को भी उत्पादन के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उत्पादन का आकार उपभोग की सीमा को निर्धारित करता है कि कोई भी उपभोगकर्ता उत्पादन से अधिक उपभोग नहीं कर सकता है। यदि उत्पादनकर्ता चाहे कि हमें समाज में 10 इकाइयाँ ही सप्लाई करनी है तो उपभोक्ता फिर 10 इकाइयों से का ही उपभोग करेगा, भले ही उसे आवश्यकता अधिक की हो, लेकिन 10 से ज़्यादा इकाइयों का वो उपभोग नहीं करेगा। अब प्रश्न आता है, उत्पादन उपभोग पर आश्रित है? उत्पादन उपभोग पर आश्रित है, क्योंकि उपभोग मांग को उत्पन्न करती है और मांग से ही उत्पादन होता है। उत्पादन सामाजिक मांग अथवा उपभोग प्रवृत्ति के आधार पर होता है। उपभोक्ता क्या चाह रहा है उसी के आधार पर उत्पादन किया जाता है। उपभोग का आकार जो है वो उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करता है। उपभोग की मात्रा से अधिक उत्पादन अगर हो जाता है तो उत्पादक को हानि उठानी पड़ती है। इसलिए दोनों में एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध है। अब आती है उपभोग प्रवृत्ति। उपभोग व्यय जो है वो उस राशि के बारे में बताता है कि समाज में संपूर्ण आय में से कितना उपभोग पर व्यय किया जाता है, और यही व्यय उपभोग प्रवृत्ति के बारे में आगे बढ़ती है। जैसे कोई व्यक्ति या उसको 5,000 रुपया मिलता है, उसमें से वो अगर 4,000 रुपया खर्च करके उपभोग पर खर्च करके 1,000 बचा लेता है, तो ये आय बताती है कि आय के बढ़ने पर उपभोग व्यय बढ़ जाता है। मान लीजिए अगर उसकी आय बढ़ा दी जाए तो वो जो व्यय करने उपभोग पर राशि व्यय करता है उसकी मात्रा को वो बढ़ा देता है। तो जो प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति को हम उपभोग प्रवृत्ति के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसी अनुसूची होती है जिसमें आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग व्यय की विभिन्न राशियां होती हैं, जो बताती है कि आय में परिवर्तन से उपभोग व्यय बदलता है, लेकिन अल्पकाल में ये स्थिर रहता है। उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति आय और उपभोग के संबंध को बताती है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग पर उसका क्या असर पड़ता है। प्रोफेसर कुरिहरा कहते हैं उपभोग फलन कुल उपभोग तथा सकल राष्ट्रीय आय, इन दोनों के बीच के फलनात्मक संबंध को बताता है। इसका फॉर्मूला है C=F in I। C मीन्स इनकम, F मीन्स फंक्शन, Y मीन्स इनकम। यानी कि जो उपभोग है, C मीन्स कंजम्पशन, उपभोग जो है वो आय का फलन है। इस प्रकार से Y जो है ये एक स्वतंत्र चर है और C जो है उस पर डिपेंड करता है, आय पर डिपेंड करता है। तो आय में वृद्धि के साथ उपभोग में भी वृद्धि होती है। आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग में होने वाली जो वृद्धि है उसको जो तालिका बताती है वो उपभोग प्रवृत्ति की अनुसूची कहलाती है। उपभोग फलन में 3 बातें शामिल हैं, 3 चीज़ें दिखाई देती हैं कि उपभोग व्यय योग्य आय का फलन होता है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग पर होने वाला व्यय बढ़ता चला जाता है। दूसरी चीज़ है आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग व्यय भी बढ़ता है और जो बचता है वो बचत में चला जाता है। जैसे डेल्टा Y = डेल्टा C + डेल्टा S।
डेल्टा वाई इक्वल टू आय में वृद्धि इक्वल टू डेल्टा सी इक्वल टू उपभोग पर में वृद्धि प्लस डेल्टा सी बचत में वृद्धि इक्वल डेल्टा सी मोर देन डेल्टा वाई 1 आई माइनस डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा एस। यानी आई मीन्स इन्वेस्टमेंट, यानी बचत क्या होता है कि आप आई मीन्स इनकम, इनकम में से आप उपभोग को घटा दीजिए, आपकी बचत निकल आएगी। आपको अगर 5,000 रुपये मिलते हैं और आप 4,000 कंजम्पशन पर व्यय कर रहे हैं तो आपकी बचत कितनी हुई? 5,000 में से 4,000 को माइनस कर दिए, 5,000 माइनस 4,000 इक्वल टू 1,000 आपका डेल्टा एस हो जाता है। आय में वृद्धि के साथ साथ उपभोग व्यय में वृद्धि घटती हुई दर से होती है, यानी आय बढ़ती है तो उपभोग व्यय में जो वृद्धि है वो उस अनुपात में नहीं होती। जिस अनुपात में आय की मात्रा बढ़ती है वैसे उस अनुपात में आय में वृद्धि, उस अनुपात में उपभोग में वृद्धि नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें से कुछ बचत के लिए उपभोक्ता निकालना प्रारंभ कर देता है। अब आप सारणी को देखिए, कुल आय आपकी दिख रही है लगातार करोड़ रुपए में है। वाई 100 करोड़, 110 करोड़, 120, 130, 140, 150 करोड़। उपभोग पर क्या व्यय कर रहा है? सी आपकी कितना है? यानी जब आय 100 करोड़ है तो उपभोग पर 90 करोड़ व्यय कर रहा है। बचत कितनी है? 10 करोड़, क्योंकि वो बचा ले रहा है, सब पूरी उपभोग पर थोड़ी खर्च कर रहा है। आय बढ़ गई 110 करोड़, उपभोग पर बढ़कर के 98 करोड़। अब आपकी सेविंग कितनी? 12 करोड़। अर्थात आपकी बचत बढ़ गई, क्योंकि आय बढ़ने के साथ साथ उसने उपभोग पर पूरा खर्च नहीं किया है बढ़ा हुआ हिस्सा, बल्कि उसमें से कुछ बचत कर लिया है। अब आप देखिए इसी क्रम में आय बढ़ के 120 करोड़ रुपए, उपभोग पर व्यय बढ़ा 105 करोड़, पर उस अनुपात में नहीं बढ़ा है, और बचत आपकी कितनी? 15, यानी इधर बचत बढ़ गई है। इसके साथ आय बढ़ी 130, 140, 150, उपभोग का व्यय है 111, 116, 120, यानी उपभोग बढ़ रहा है, पर बढ़ने की जो गति है वो धीमी हो गई है। बचत बढ़ गई है, कितनी हो गई? 19 है, 24 है, 30 है, ये आपकी बढ़ गई है। औसत उपभोग प्रवृत्ति कैसे निकाली जाती है? एपीसी कैसे निकालते हैं? सी अपॉन वाई, यानी कि सी कितना आपका? 90 और वाई कितना? 100, 90 अपॉन 100 यानी कि 0.9, ये औसत उपभोग प्रवृत्ति है। इसी तरह से लगातार औसत उपभोग प्रवृत्ति निकलेगी। अब सेकंड आप देखिए, उपभोग व्यय आपका 98 है और कुल आय आपकी कितनी है? 110 है। तो इसमें आप देखिए डिवाइड कर दीजिए, 0.98 आ जाएगा। तो इस तरह से ये बढ़ता चला जाता है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति शुरू में तो बढ़ी है, उसके बाद लगातार ये घटती चली जा रही है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आपके उपभोग में वृद्धि बटे आय में वृद्धि, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब आप डेल्टा सी देखिए, पहले उपभोग में कितनी वृद्धि हुई? 90 से 98, यानी 8 इकाइयों की वृद्धि हुई है। डेल्टा सी कितना है? 8। कुल आय 100 से 110, यानी कि डेल्टा वाई कितनी? 10 यूनिट्स। आपकी जो डेल्टा वाई है वो कितनी बढ़ी है? 10, यानी 10 करोड़ की वृद्धि हुई है, और उपभोग पर व्यय आपका 8 करोड़ है। इसका मतलब है 8/10, यानी कि 0.8। पहले में तो कुछ वृद्धि हुई नहीं है, पहले तो 100 और 90 है तो कोई वृद्धि नहीं है। लेकिन सेकंड में आप जब गए हैं तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आपकी डेल्टा सी, यानी उपभोग में वृद्धि कितनी? 90 से 98, यानी 8 इकाई की है। और उधर आपकी आय बढ़कर के 100 से 110, यानी कि 10 करोड़ की वृद्धि। तो 8 को आप 10 से डिवाइड कर देंगे, 0.8। इसी तरह से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आपकी निकलती चली जाएगी। 98 से आप कितने? 105 पर आए हैं, तो 7 यूनिट्स की हुई है वृद्धि। उधर आपकी 110 से 120, 10 यूनिट्स की वृद्धि है। तो आपको 7 से 10 को डिवाइड कर दीजिए, 0.7। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अब आइए सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है? एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, यानी 1 में से आप एमपीसी को घटा दीजिए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को आप इसमें से घटा दीजिए। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी कि जो बचत हुई है वो कितनी बढ़ी है और इनकम कितनी बढ़ी है। जैसे आपकी बचत 10 से 12, यानी 2 की वृद्धि हुई है, और आय में वृद्धि 10 की हुई है, 100 से 110 है। तो आप 2/10 कर दीजिए, 0.2। इसी तरह से फिर बचत आई है 12 से
15 हुई है, 3 यूनिट की वृद्धि हुई है। उधर 110 से 120 यानी 3 यूनिट्स की, तो ये 0.3। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये तालिका बता रही कि जब आय बढ़ती है तब उपभोग व्यय बढ़ता है, परंतु उपभोग व्यय में होने वाली वृद्धि आय वृद्धि की तुलना में कम रहती है। अब इसको ने रेखा चित्र से भी बताया कि ओ एक्स एक्सिस पर आय है और ओ वाई एक्सिस पर उपभोग है, और जो ओ एल रेखा है ये आय और उपभोग के बीच के संबंध को बताती है कि ओ एल रेखा पर 45 डिग्री का कोण है, कि बताती है कि आय और उपभोग के बीच में समानुपातिक संबंध है, बराबर का संबंध है। जितनी आय बढ़ेगी उतना ही उपभोग बढ़ेगा। लेकिन वास्तविक जीवन में तो ऐसा होता नहीं है कि आय बढ़ती है उसकी तुलना में उपभोग पर व्यय कम होता है। तो उपभोग की प्रवृत्ति सीसी रेखा के द्वारा दिखाई गई है, और जो ई बिंदु पर दोनों को क्रॉस किया, ओ एल को सीसी ने क्रॉस किया, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। इस बिंदु से के पहले सीसी वक्र ओ एल के ऊपर था और ई बिंदु के बाद ओ एल के नीचे हो रहा है। इसका मतलब है कि पहले उपभोग अधिक था आय से, लेकिन उसके बाद आय आपकी अधिक हो गई, उपभोग उस अनुपात में नहीं बढ़ा, बीच में गैप आ गया। वही जो गैप है वो आपकी बचत है, यानी कि सेविंग आपकी कितनी है, SS1, क्योंकि आप देख रहे हैं सीसी कर्व नीचे हो गया और OL कर्व आपका ऊपर है, और इन दोनों के बीच में जो अंतर आया है वही अंतर आपकी बचत है। SS1 आपकी बचत है या अधिक है। अब आता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। आय में वृद्धि जब होती है, उपभोग उस मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। कभी कभी आय की मात्रा में जितनी वृद्धि होती है उपभोग की मात्रा में उतनी ही वृद्धि नहीं होती है। तो उस कितनी वृद्धि होगी, किस अनुपात में होगी, उसको उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति कहते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को कुरहारा ने बताया है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि यह उपभोग में परिवर्तन का आय में परिवर्तन से अनुपात होता है, अथवा यह आय में परिवर्तन होने पर औसत उपभोग प्रवृत्ति की दर में प्रवृत्ति में परिवर्तन की दर है। MPC मैंने अभी आपको बताया डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, आपके उपभोग में कितनी यूनिट्स की वृद्धि होती है बटे आपका आय में कुल कितने यूनिट्स की वृद्धि होती है। जैसे आपकी इनकम 1000 है और कंजम्पशन पर आप 900 रुपीज़ आप कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर हो रहा आपका। अब आपकी इनकम बढ़कर के मान लीजिए 1100 रुपये हो जाती है, तो उपभोग पर व्यय बढ़कर के 950 हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा पैसा उपभोग पर नहीं व्यय किया जाता है। यही बता रहा है कि आय के बढ़ने के अनुपात में उपभोग पर व्यय नहीं होता है। इसी में आप देखिए कि आपकी डेल्टा C 50 इकाई बढ़ी है और इनकम में 100 वृद्धि 100 इकाई, कितना हुआ 0.5। MPC आपकी कितना है, ये आपका 0.5 हो जाता है। इसी तरह से निकाली जाती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की विशेषताएं हैं। MPC का मूल्य सदैव धनात्मक और 1 से कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि आय की जो वृद्धि होती है वो पूरी की पूरी उपभोग पर कभी भी नहीं खर्च की जाती, हमेशा से उसकी मात्रा में कम ही रहती है। दूसरी चीज़ है कि गरीबों की जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति होती है वो धनिकों की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि गरीबों की जो भौतिक आवश्यकता उनकी वर्तमान आय से पूरी नहीं हो पाती है। अतः जब उनकी आय बढ़ती है तो वो सारा का सारा बढ़ी हुई आय को उपभोग पर खर्च करने लगते हैं, तो MPC उनकी बढ़ जाती है। दीर्घकाल में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति स्थिर हो जाती है, क्योंकि दीर्घकाल में लोग अपने जीवन को उपभोग की आदतों के अंतर्गत पर्याप्त जितना परिवर्तन करना होता है वो परिवर्तन कर चुके होते हैं। तो इसकी वजह से उपभोग में लगभग उसी अनुपात में फिर वृद्धि होती है जिस अनुपात में आय बढ़ती है, इसलिए उपभोग प्रवृत्ति स्थिर हो जाती है। आय में वृद्धि के साथ MPC घटती जाती है। MPC का मूल्य आय के प्रत्येक स्तर पर समान है, तो ऐसी दिशा में उपभोग फलन सीधी रेखा के रूप में होगा। लेकिन यदि आय के स्तर में वृद्धि के साथ MPC गिरती है फिर भी लेस देन 1 है, तो उपभोग फलन गैर रेखीय हो जाता है। इसके साथ साथ औसत उपभोग प्रवृत्ति बताई। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है कि कुल उपभोग व्यय और कुल आय के अनुपात को, यानी कि C अपॉन वाई को के अनुपात को हम औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। इसको सूत्र के रूप में बताया है कुल उपभोग व्यय बटे कुल आय, कुल उपभोग व्यय अपॉन कुल आय, APC = C अपॉन आई। इसको एक रेखा से आपको दिखाया गया है कि जिस
इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं सीसी रेखा किसी बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर इसकी औसत उपभोग प्रवृत्ति दिखाई गई है। बिंदु आर जैसे हम ले लेते हैं तो उस पर एपीसी को ज्ञात करने के लिए तो क्या फॉर्मूला वही रहेगा आपका जो ऊपर बताया C/I अर्थात OC1/OY1। तो ये आपकी औसत उपभोग प्रवृत्ति इससे निकाली जाती है। प्रारंभिक आय 1000 उपभोग पर आप 900 आप खर्च कर रहे हैं तो आपका औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होगी 900/1000 इन 0.9। सीमांत एमपीसी और एपीसी में क्या संबंध होता है? एमपीसी एपीसी में परिवर्तन की दर है। जब आय बढ़ती है तो एमपीसी घट जाती है लेकिन एपीसी की तुलना में ज़्यादा तेजी से घटती है। अल्पकाल में एमपीसी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी एमपीसी लेस देन एपीसी। एमपीसी अल्पकालीन विश्लेषण में उपयोगी है, इसके विपरीत एपीसी दीर्घकालीन विश्लेषण में। दीर्घकाल में दोनों बराबर हो जाते हैं। औसत बचत प्रवृत्ति कैसे निकालते हैं? S/Y। औसत बचत प्रवृत्ति एपीएस कैसे निकालते हैं? एपीएस = S/Y, यानी कुल बचत अपॉन कुल आय। अब प्रश्न आता है कि उपभोग फलन को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। कीन्स ने 3 तत्व बताए हैं आय स्तर पर। सबसे पहला है आय स्तर। उपभोग के स्तर को आय सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। निर्धन व्यक्तियों की आय बढ़ती है तो उसमें मांग की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि वो अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उपभोग पर खर्च को बढ़ा देते हैं। इसके बाद वस्तुपरक तत्व आते हैं। आकस्मिक लाभ, यानी कभी कभी कुछ व्यक्तियों को पर्याप्त रकम आकस्मिक लाभ के रूप में प्राप्त हो जाती है। जैसे किसी कंपनी का कोई अंश है, उसके मूल्य बढ़ जाए तो अंशधारी को एकदम से लाभ मिलता है तो वो उपभोग पर अधिक खर्च करने में समर्थ हो जाता है तो उपभोग बढ़ जाता है। ब्याज की दर, अगर ब्याज की दर में वृद्धि कर दी जाए तो लोग अधिक आय के लालच में रकम बचाने लगते, इससे उपभोग की मात्रा में कुछ कमी आने की संभावना बनी रहती है। लेकिन कुछ लोग इससे सहमत नहीं, कहते ऐसा नहीं होता है। राजकोषीय नीतियां हैं, जैसे सरकार करों की दरों को बढ़ा देती तो उपभोग के लिए पैसा कम रह जाता है, ये तो उपभोग पर खर्च कम कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार धनी व्यक्तियों से अधिक कर के रूप में राशि वसूल करके सार्वजनिक हित के प्रयोग करती है, आय के वितरण को समान बनाने के लिए खर्च करने लगती है तो इससे उपभोग की मात्रा के बढ़ने की भी संभावनाएं रहती हैं। सरकार किन वस्तुओं पर कर लगाती है, ये तत्व उपभोग को विशेष रूप से प्रभावित करता है। अगर अनिवार्य वस्तुओं पर कर लगाती है तो उपभोग में विशेष परिवर्तन नहीं होता है। आरामदायक पर लगाती है तो उपभोग के कम होने की संभावना बनी रहती है। मजदूरी की दरों में परिवर्तन, मजदूरी की दर में होने वाले परिवर्तनों का भी उपभोग पर प्रभाव पड़ जाता है। अगर मजदूरी का स्तर बढ़ जाता है तो उपभोग फलन ऊंचा हो जाता है, अगर मजदूरी का स्तर गिर जाता है तो उपभोग गिर जाता है। प्रत्याशाओं में परिवर्तन, यदि भविष्य के परिवर्तन का हम अनुमान लगा लेते हैं कि भविष्य में कीमतें गिरेंगी तो लोग क्या करते हैं, आवश्यक जो जरूरी सामान उनका संग्रह शुरू कर देते हैं, तो उनके संग्रह करने के कारण उपभोग में कमी हो जाती है। भविष्य में युद्ध क्या, यदि लोगों को ये आशंका हो जाती है कि भविष्य में कीमतें बढ़ेंगी तो वो उपभोग प्रवृत्ति को बढ़ा देते, संग्रह करने लगते हैं। और लोगों को ये आशंका हो जाती है भविष्य में कीमतें गिर जाएंगी तो केवल वो जरूरी सामान खरीदते हैं, बाकी के उपभोग को वो टाल देते, तो उपभोग कम हो जाता है। इसके बाद आते हैं व्यक्तिपरक तत्व। व्यक्तिपरक तत्व समाज के जो हैं वो आर्थिक वातावरण से प्रभावित होते हैं, व्यक्तिगत मान्यता पर आधारित होते हैं, उपभोग और बचत को प्रभावित करते हैं। इसमें लोग व्यक्तिपरक तत्व में कहा है कि सावधानी, लोग आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए अपनी आय का एक हिस्सा बचा कर रखते हैं जिसके कारण वर्तमान के उपभोग का परित्याग कर देते हैं। दूरदर्शिता के लिए कि भविष्य में ऐसे खर्चे आएंगे, सामाजिक कार्य है, शिक्षा है, विवाह है, मकान बनाना, ऐसे कार्य हमें करने पड़ेंगे, इसलिए वर्तमान से ही आय का कुछ अंश बचाया जाए, तो वर्तमान में उपभोग में कटौती करने लगते हैं। लाभ, अधिक ब्याज कमाने के लोभ से कुछ व्यक्ति खर्च कम करते, बैंकों में अधिक जमा करके रखते, इससे ज़्यादा ब्याज के रूप में रकम आए। सुधार, कुछ व्यक्ति जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए अधिक खर्च करते और बचाने की चिंता ही नहीं करते हैं। आर्थिक मुक्ति, कुछ व्यक्ति रकम जमा कर आर्थिक दर्द से मुक्त होना चाहते हैं। वर्तमान युग में जमा रकम अनेक कष्टों से मुक्ति होने में सहायक है। सोचते हैं कि कहीं कोई वैश्विक परेशानी हो गई तो उसमें संपूर्ण जगत प्रभावित होगा, तो ऐसे में मुझे निपटने में आराम रहेगा। कोई गंभीर बीमारी होगी तो आर्थिक सहायता
मिल जाएगी। व्यवसायिक उद्देश्य होता है, कुछ लोग सटोरिये होते हैं जो दिन प्रतिदिन लाभ कमाने के लिए कुछ रकम अपने पास नगद रूप में जरूर रखते हैं और वो उपभोग में कटौती करके ही रखते हैं, जिससे उपभोग प्रभावित होता है। भविष्य का गौरव, भविष्य में संतान की प्रतिष्ठा के लिए है। कुछ व्यक्ति स्वभाव से कंजूस होते हैं जो कम खर्ची ही करते हैं। तो ऐसे कई तत्व हैं जो व्यक्तिगत कारण हैं जो उपभोग को प्रभावित करते हैं। अब उपभोग फलन का महत्व क्या है? विनियोग में इसका महत्व होता है, क्योंकि विनियोग मंदी के युग में जब सरकार पूंजी विनियोग की सलाह देती है तो विनियोग की कमी के कारण बेरोजगारी फैलती। बेरोजगारी को दूर करने का उपाय होता है कि विनियोग को बढ़ाया जाए। विनियोग कब बढ़ाया जाए? जब उपभोग बढ़ा हुआ होता है। से के बाजार नियम का खंडन। से कहते हैं पूर्ति स्वयं मांग उत्पन्न करती है, सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो इसके आधार पर कैसे पूंजी आदि व्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न स्वाभाविक रूप से हो जाती है। चूँकि पूंजी आदि व्यवस्था में आय का बड़ा भाग धनिकों के पास होता है और वो प्रभावी मांग में यथोचित वृद्धि नहीं होती, इससे बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। पूंजी की सीमांत क्षमता की गिरती हुई प्रवृत्ति। आय के बढ़ने पर उपभोग उस गति से जब नहीं बढ़ता तो उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी हो जाती है, जिससे बाजार में माल बिक नहीं पाता, उत्पादन में कमी आ जाती है, जिससे पूंजीगत वस्तुओं की मांग कम हो जाती है। इससे पूंजी की सीमांत क्षमता भी गिरने लगती है। अगर पूंजी की सीमांत क्षमता को सुधारना है, बढ़ाना है तो उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होना आवश्यक है। व्यापार चक्र है। समृद्धि की स्थिति उत्पन्न होती है जब मांग बढ़ती है तो रोजगार बढ़ते हैं, विनियोग बढ़ता, आय बढ़ती है, इससे समृद्धि यानी मुद्रा प्रसार की स्थिति आती है। और जब मांग कम होती है तो अवसाद की स्थिति आना शुरू हो जाती है। तो इससे प्रभावी मांग और विनियोग के स्तर के माध्यम से व्यापार चक्रों को रोक सकते हैं। सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता। बाजार से के बाजार नियम जो है वो हस्तक्षेप की नीति पर आधारित है, लेकिन अपने आप समायोजन आर्थिक प्रणाली का नहीं होता। इसके लिए सरकार को संतुलन के लिए बीच में आना ही पड़ता। अति उत्पादन बेरोजगारी की स्थिति जब आ जाती है तो सरकार हस्तक्षेप के माध्यम से उसको दूर करने का प्रयास करती है। अधिक बचत न्यून विनियोग के प्रतिकूल परिणाम है। कीन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम बताता है कि जब अत्यधिक बचत से होने वाले खतरे की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हम नहीं कर पाते हैं। कीन्स ने इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि कई बार हम अधिक बचत होने के कारण जो भविष्य हमारा प्रभावित होने वाला उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। आय बढ़ती है, उसके साथ उपभोग प्रवृत्ति यदि घटती है तो आय और उपभोग के बीच की खाई बहुत गहरी हो जाती है। दूसरी ओर बचत बढ़ती है और अगर बचत का विनियोग नहीं किया जाता है तो दीर्घकालीन स्थैतिक स्थिति आ जाती है कि इधर हम उपभोग नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उधर बचत का विनियोग नहीं कर पा रहे हैं, तो अर्थव्यवस्था में एक स्थैतिक स्थिति आ जाती है। अल्प रोजगार संतुलन की व्याख्या। कीन्स के उपभोग नियम से उसकी अल्प रोजगार संतुलन की धारणा भी स्पष्ट होती है। प्रभावपूर्ण मांग का संतुलन बिंदु पूर्ण रोजगार के पहले ही प्राप्त किया जा सकता है। इसका कारण है कि उपभोक्ता अपनी पूरी आय की वृद्धि को उपभोग पर व्यय नहीं करते एवं मांग में कुछ कमी बनी रहती है। तो इसलिए अल्प रोजगार संतुलन की व्याख्या की धारणा इससे स्पष्ट होती है। ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं कि उपभोग फलन के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या होता है उपभोग फलन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी क्या है, एपीसी आपकी क्या है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की आप विशेषताएं बताइए कि किस तरह से आय के बढ़ने के साथ साथ उपभोग में उतनी तेज़ी से वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि आय बढ़ती है तो व्यक्ति उपभोग को अनुपात में न बढ़ा के बचत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और औसत उपभोग प्रवृत्ति में क्या संबंध, ये भी हमने अभी आपको बताया था कि एमपीसी और एपीसी क्या है। इसके साथ साथ उपभोग प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति क्या संबंध है, क्योंकि हम जानते हैं जब व्यक्ति आय को खर्च करता है तो वो उपभोग पर खर्च करता है। यदि वो उपभोग में कटौती कर रहा है तो इससे तात्पर्य है कि वो बचत कर रहा है। इसलिए उपभोग प्रवृत्ति और बचत प्रवृत्ति का संबंध है। यदि उपभोग अधिक रहेगा तो बचत कम होगी और अगर उपभोग कम रहेगा तो बचत अधिक हो जाएगी। कीन्स का उपभोग संबंधी मनोवैज्ञानिक नियम क्या है? कीन्स का उपभोग फलन की विशेषताएं बताइए, उपभोग फलन का महत्व बताइए। इसके अंतर्गत वस्तुपरक तत्व, मैंने आपको 3 तत्व बताए हैं। आय का तत्व है, वस्तुपरक और व्यक्तिपरक तत्व। वस्तुपरक तत्व बताइए, व्यक्तिपरक तत्व बताइए, उपभोग की आप विशेषताएं बताइए कि उपभोग क्यों किया जाता है, उपभोग और उत्पादन का क्या संबंध है, उपभोग और विनाश का क्या संबंध है, उपभोग और उत्पादन में क्या संबंध है, भावी और वर्तमान उपभोग में क्या अंतर है,
उपभोग का संबंध तुष्टि गुण के नाश से होता है, यानी उपयोगिता के नष्ट करने से होता है। इस कथन का क्या मतलब है? तो ये उपभोग फलन की जीवन चक्र पर कल्पना, ये आगे इस चैप्टर में आपको बताएंगे। तो ये उपभोग के क्षेत्र में कि उपभोग क्या है, उपभोग क्यों किया जाता है, उपभोग का महत्व क्या है, वर्तमान उपभोग, भावी उपभोग क्या है, प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष उपभोग क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से आपको बताया। एमपीसी क्या है, एपीसी क्या है, ये दोनों आपस में कैसे संबंधित हैं, रेखा चित्र के द्वारा भी इनको स्पष्ट रूप से बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से एपीसी आपके आय से, एपीसी आपका जो सीसी कर्व है वो पहले आय से ऊपर चलता है और एक ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आय आपकी ऊपर हो जाती है, उपभोग आपका नीचे रह जाता है, जो बीच का गैप है वो बचत के रूप में चला जाता है। तो इस तरह से उपभोग प्रवृत्ति बचत प्रवृत्ति आपस में संबंधित है। तो ये आज मैंने आपको भोग फलन के बारे में काफ़ी विस्तार के साथ बताया है कि क्या होता है। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। फिर नए चैप्टर के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।